वेलकम टू द साइंस प्लग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर एक अहम टॉपिक है और इसको हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से समझें। आइए फिर इसका पहले जो है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है कि वर्क है क्या। वर्क मेंटल वर्क, ये फिज़िक्स में मेंटल एक्टिविटी, थॉट, इमेजिनेशन, रीजनिंग, प्लानिंग, ऑर्डर ऑफ द डायरेक्शन, थिंकिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, इनकी असल में फ़िज़िकल वर्क की तरह इनकी फ़िज़िक्स में कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है वो वर्क कहती है फोर्स लगाने से जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो, जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। तो इसमें तो ये फ़िज़िकल वर्क को असल में हम इसमें सारा डिस्कस करेंगे। और वो हमारे पास क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी जब आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाएं तो उसके नतीजे में वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे, जैसा इसमें दिखाया जा रहा है। जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, अगर आप कहें कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी ज़्यादा आ रही है, ये जो बॉडी बिल्डर उठा रहा है रॉड, तो ये ठीक है, लेकिन फिज़िकली इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ये भी एक स्पेशल केस है, इसमें वर्क ज़ीरो है। तो आगे चल के इसको डिस्कस भी करते हैं हम। तो आप ये देख सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ द फोर्स बॉडी विल डिस्प्लेस द वर्क इज़ टू बी डन, और वर्क इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप देख रहे हैं फार्मूले में भी उसका कोई अमल दखल नहीं है। वर्क डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन वर्क, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इसके आप देख सकते हैं कि ये इस तरह ये फोर्स लग रही है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये एंगल बन रहा है थीटा। तो हम, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हम हमेशा फोर्स की प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट पर या डिस्प्लेसमेंट की प्रोजेक्शन हमेशा फोर्स की तरफ लेंगे। तो ये इसलिए प्रोजेक्शन है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर, तो इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट है। यूनिट इसके न्यूटन मीटर हैं, एसआई यूनिट इसके जॉल हम कह सकते हैं, और इसके बेसिक यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्स हैं। तो सीजीएस सिस्टम में हम कह सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और कैलोरी में भी कह सकते हैं 1 कैलोरी 4.2 जॉल के बराबर होती है, और 1 जॉल 10⁻7 अर्ज के बराबर होता है, आप ये भी कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये सीजीएस यूनिट्स हैं। तो सीजीएस यूनिट्स जो हैं वो 10⁻7 अर्ज है, यानी सीजीएस यूनिट जो है वो छोटे यूनिट है, और एसआई यूनिट जो है वो एक बड़े यूनिट है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो आप देखें डिपेंडेंस इसकी एंगल पे कैसे है, ये देखें। अगर एंगल थीटा जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा हो, तो इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव वर्क हुआ। पॉजिटिव वर्क इन अ सेंस के काइनेटिक एनर्जी इस केस में बढ़ेगी और बॉडी में मैक्सिमम लीनियर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। लेकिन नेगेटिव वर्क कैसे होगा, अगर एंगल 180 डिग्री हो जाए, तो 180 डिग्री यानी 90 से बड़ा या 180 डिग्री हो जाए, तो आप ये देख सकते हैं किसी भी जैक से कोई गाड़ी को उठाना, कुएं से बकेट के ज़रिए पानी निकालना, तो हम फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगाते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होती है। इसी तरह लीवर से कोई चीज़ उठाना, तो हम लीवर से भी फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं, लेकिन चीज़ ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो इस केस में cos 180 ज़ीरो हो जाता है, तो ये नेगेटिव वर्क होता है। नेगेटिव वर्क में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है। कैसे जी? तो ज़ीरो वर्क कब होगा? अभी जो मैंने पहले पेज पे आपको वो जो बॉडी बिल्डर दिखाया, वो रॉड को उठा के ऊपर नीचे हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं कर रहा है, या तो डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो जाए, फिर ज़ीरो वर्क है। और या फिर फोर्स इस तरह लगे कि वर्क और फोर्स में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, तो cos 90 ज़ीरो हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी भी इसमें ज़ीरो हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैक्सिमम वर्क का केस है। ये जो मैंने इसमें दिखाया है इस डायग्राम में, ये मैक्सिमम वर्क का केस है, और इस मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क है, ये नेगेटिव नहीं। तो नेगेटिव आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इसी ब्लॉक को ऊपर की तरफ फेंकें ऐसे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो इन अ सेंस कि ये डिपेंड करते हैं एंगल्स पर। तो नेक्स्ट देख लीजिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स है तो फिर कहाँ कहाँ हो सकती है? इन मैनी केसेस द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। फॉर एग्जांपल,
अ रॉकेट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, जब भी रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो जैसे ही ज़मीन की गिरफ्त उस पर मजबूत होती है, रॉकेट में हम क्या करते हैं कि हॉट गैसेस का धमाका करते हैं ताकि थ्रस्ट से रॉकेट ऊपर जाए। अब ये दो एग्जांपल्स हैं, एक कि ये वेरिएबल फोर्स है और दूसरा ये वेरिएबल मैस की एग्जांपल भी है, लेकिन वो यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग विच इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। तो ये दोनों जो है वेरिएबल फोर्सेस हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपने ए से बी तक एक मकाम तक जाना है, लेकिन ये पाथ स्ट्रेट नहीं है। आप यूँ भी कह सकते हैं ये आपके घर की स्टेयर्स हैं, तो आपने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है और हर स्टेप पे सेपरेट फोर्स लगानी है। यहाँ पे F1, F2, फिर F3, फिर अप टू Fn, और आपकी जो लास्ट स्टेप है उसको आपने डिस्प्लेसमेंट को Dn कहा। तो हमने हर स्टेप पे वर्क निकाला, W1, W2, W3, और ये F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1, इसी तरह F2 डेल्टा D2 और cos थीटा 2 और n तक निकाल लिया इसको। फिर हमने सबको सम अप कर लिया। समेशन का मतलब आप सबको पता है कि इसका मतलब होता है अपना सम अप करना, और ये I वेरीज फ्रॉम 1 to n का मतलब ये है, यानी 1 से लेके I फॉर इनिशियल वैल्यू 1 है, 1 से लेके n तक की वैल्यूज़ को हमने जमा किया और ये फार्मूला बना लिया। और एक ही ग्राफिकल मेथड भी है इसको निकालने का, तो इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब ये तो ये भी हो सकता है कि आप इस सारे को छोटे छोटे ग्राफ्स में डिवाइड करके और इनको कंप्लीट रेक्टेंगल बना लें। जब कंप्लीट रेक्टेंगल बना लेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया ले लेंगे। पहली रेक्टेंगल का एक्स एक्सिस की तरफ डेल्टा D1 है और वाई एक्सिस पर F cos थीटा 1 है। तो इसी तरह हमने इन सब को कंसिडर किया और एरिया ले लिया। जैसा कि ये मैंने तफसील लिख भी दी है, n इंटरवल्स में हमने इसको डिवाइड किया और वो ग्राफ शो कर रहा है विच इज़ कांस्टेंट ड्यूरिंग द ईच इंटरवल। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, इसमें वी नो दैट द वर्क डन इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है असल में वही वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने ये वाली कंसिडर की, एक दरमियान वाली मीन रेक्टेंगल कंसिडर की, तो हमने यहाँ पे जब इसको किया तो फिर ये देखें हमें ये पहले वाला फार्मूला ही मिल गया। तो नेक्स्ट है जी वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं। अब हमने ए से बी पॉइंट तक जाना है और ए से बी तक हमने ऐसे जाना है कि हमारे पास 3 पाथ हैं, ए डी बी यहाँ से और ए सी बी यहाँ से और ए से बी डायरेक्ट स्टेप्स में डिवाइड करके। तो ये 3 पाथ के ज़रिए हमने वर्क जो है वो करना है। असल में हम इसमें प्रूव क्या करना चाहते हैं, इसमें हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो ये देखें जी, द फील्ड ऑफ अर्थ इन विच इट अट्रैक्ट्स द अदर बॉडीज़, यानी ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन है और ये कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन। द फील्ड इन विच वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, यानी वो फील्ड जिसमें वर्क डिपेंड ना करे अपने पाथ पर, उसको हम कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। वर्क डन इज़ डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, लेकिन इसमें एंगल पे डिपेंड करता है। तो ये 3 रास्ते हैं, तो आए इन तीनों से वर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम नाउ टोटल वर्क डन अलोंग ए डी बी, जैसा कि डायग्राम पीछे आपको दिखाई गई, तो उसमें 2 हिस्से हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास। पहले ए डी बी कर रहे हैं हम, ए से डी और फिर डी से बी। तो आइए देखते हैं, इसको देखें, ए से डी और डी से बी। अब ये ए से डी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगी और फासला हम तय करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ए से डी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 0, ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया यहाँ। और डी से बी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बन रहा है आपका 180 डिग्री। तो वहाँ cos 180 -1 होता है। अब यहाँ mg फोर्स है और h डिस्प्लेसमेंट है, तो ये mgh हो गया। तो यहाँ से जब हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया तो ये -mgh है।
तो इसी तरह वर्क ए सी बी में जब हम देखें ए से सी तक जब जाना है तो हमने ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ यानी हमने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना है। और जब हमने सी से बी की तरफ जाना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में सी से बी के केस में 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ इसी तरह -mgh आ गया जैसे पहले आया था और यहाँ पे ये 0 हो गया, तो इसकी फाइनल इक्वेशन -mgh। अब हम तीसरा पाथ, हम उस सारे पाथ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं और हर टुकड़े की जो हाइट है वो हमने डेल्टा y1 y2 y3 अप टू ऑन n तक डिवाइड कर लिया। अब ये देखिए हमने ये किया -mgh डेल्टा y1 -mg डेल्टा y2 -mg। अब हमने क्योंकि हम जा रहे हैं ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट इसलिए ये g नेगेटिव हुआ, तो ये mg तो वेट है बॉडी का इसलिए इसको बाहर निकाल लिया। अब ये डेल्टा y1 y2 y3 अप टू yn ये तो टोटल हाइट बन जाएगी ना। जैसे आपके घर की जो हाइट है, फ़र्ज़ कर लें जो आपके घर की स्टेयर्स हैं वो आपको लेके जाती हैं 12 मीटर ऊपर, लेकिन स्टेयर 15 हैं, तो 15 स्टेयर्स कवर करने के बाद आप टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे 12 मीटर हाइट, जैसे ये दिखाया गया। तो ये एच लगाते हैं इसके तो mgh। अब आप देखें यहाँ ADB भी -mgh, ACB भी -mgh और पाथ 3 से वो भी -mgh। तो साबित हुआ कि वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड इन कंजर्वेटिव फील्ड। वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड इन कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये बड़ा अहम सवाल था, इसको याद रखिएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, अभी आपको बता दें ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ओनली बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, बड़ा अहम पॉइंट है। और अगर किसी बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, और अगर कंजर्वेटिव नहीं लग रही तो फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं भी हो सकती, क्योंकि वो फ्रिक्शन के ज़रिए लॉसेस आ जाते हैं। वर्क डन इज़ डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे। जैसे अगर कोई पाथ है वो स्मूथ है और कुछ पाथ हैं वो स्मूथ नहीं है बल्कि रफ़ हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा आ जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये दोनों फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हैं। अब ये मैंने एक वर्क दिखाया गया है, ए से बी तक हमें जाना है और 3 मुख्तलिफ पाथ से जाना है। अब बताने की इस डायग्राम में कोशिश सिर्फ ये की गई है कि अगर आप देखें इन शॉर्ट, ये उसी पिछले डिस्कशन का ही रिज़ल्ट है। अगर हमने ए से बी तक जाना है और ये कंजर्वेटिव पाथ है, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क हो रहा है, तो फिर तीनों पाथ से वर्क बराबर होगा। और अगर नॉन कंजर्वेटिव से जाएंगे तो फ्रिक्शन हर पाथ की डिफरेंट होगी और ड्रैग फोर्स हर पाथ की डिफरेंट होगी, इसलिए फिर तीनों पाथ से वर्क बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट जी हम देखते हैं एनर्जी पोजेस, काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो हाफ mv स्क्वायर है और इसको हम ऐसे कंपैरिजन के फार्मूले में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन के फार्मूले से बहुत सारे एंटी टेस्ट के न्यूमेरिकल बनते हैं। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम तो ये काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर ओवर 2mv होती है, तो इसको भी हमने कंपेयर करके लिख लिया। ये देखें अगर हम चाहें तो हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल इन दो जो है फार्मूलाए से हम क्रिएट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू सर्टेन हाइट और mgh, और इसको भी हमने कंपेयर करके लिखा। g इसलिए नहीं लिखा क्योंकि g ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है वो इसमें। दिस रिलेशन ओनली ट्रू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी आप g की हाइट बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, g ऑलमोस्ट फिर सेम रहेगा जब हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पे आप हैं और वहाँ से बॉडी नीचे ड्रैग कर रही है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो वो नीचे आती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। और इसका उल्ट भी ऐसे ही होगा, अगर आप इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं किसी बॉडी को तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डायग्राम आपको ये शो कर रही है। तो इस किस्म की डायग्राम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास देखें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इट इज़ डिफाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू द वर्क डन। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है
और अगर वर्टिकल मोशन भी होती तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्क के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वर्क के लिहाज से हमारे पास, ये देख सकते हैं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग पर आप काम कर रहे हैं तो फिर ये फार्मूला होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, वर्क इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और अगर एक्सटर्नल एजेंट जो है एकदम वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन एजेंट, अगर स्प्रिंग एजेंट को उछाल रहा है यानी एक्सटर्नल एजेंट पर फोर्स लगा रहा है तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और इसी तरह ये वाली डायग्राम भी मैंने आपको दिखाई, ये देखें, ये जब यहाँ पे है टॉप पे है तो फिर यहाँ पे वर्क जो है वो टोटल वर्क बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के। जैसे जैसे वो नीचे मूव करता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और फिर यहाँ जब वो टोटल आएगा तो यहाँ पे भी वही केस होगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल मिनिमम होगी। और जब वो इस हॉरिजॉन्टल पाथ पर जाएगा तो पोटेंशियल टोटल ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए।